पश्चिमी बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। असल में अटकलें तो पहले से ही लगाई जा रही थी। लोकसभा चुनाव से पहले भी अधीर रंजन इस्तीफे की पेशकश कर चुके थे, लेकिन तब उसे हाईकमान ने स्वीकार नहीं किया था। अब माना जा रहा है कि अधीर रंजन ने अपना मन बना लिया है, उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। अधीर रंजन चौधरी 2019 से 2024 तक लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रहे। इस बार के चुनाव में बंगाल के बहरामपुर से मैदान में उतरे थे। बड़ी बात यह है कि इस बार खुद अधीर रंजन भी लोकसभा चुनाव हार गए थे। उन्होंने बहरामपुर से चुनाव लड़ा था, लेकिन यूसुफ पठान के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी। उस हार के बाद से ही माना जा रहा था कि अधीर रंजन बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ सकते हैं। अब खबर है कि वे इस फैसले के साथ आगे बढ़ चुके हैं। अगर यह खबर सही निकलती है तो उसे कांग्रेस के लिए कई चुनौतियां खड़ी हो सकती है। यह नहीं भूलना चाहिए कि बंगाल में कांग्रेस की सबसे मुखर आवाज अधीर रंजन चौधरी ही है। उनकी तरफ से ही ममता बनर्जी के खिलाफ प्रचार किया गया। कांग्रेस के संगठन को जिंदा रखने का श्रेय भी उनको ही जाता है। लेकिन अब तनातनी के बाद कहा जा रहा है कि अधीर रंजन ने इस्तीफा दे दिया है। अधीर रंजन चौधरी पश्चिमी बंगाल की रियासत के सबसे बड़े नाम हैं। यह आज की बात नहीं है। वे वर्षों से बतौर विपक्ष के नेता पश्चिमी बंगाल में ममता सरकार से लड़ते आए हैं। पार्टी आलाकमान के साथ अधीर रंजन के मतभेद उस समय खुलकर सामने आ गए थे जब बंगाल में कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी से गठबंधन को लेकर चर्चा कर रही थी। माना जाता है कि अधीर रंजन चौधरी टीएमसी के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं थे। अधीर रंजन चौधरी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान पर नाराज हो गए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि सबसे पुरानी पार्टी 40 सीटें जीतेगी या नहीं, यह भी कहना मुश्किल है। ममता के बयान पर पलटवार करते हुए अधीर रंजन चौधरी खुलकर बंगाल सीएम के विरोध में आ गए थे। अधीर रंजन ने कहा था कि अगर इंडिया ब्लॉक का कोई नेता ऐसा कहता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बीजेपी से डरती है, इसलिए अपना रुख बदल रही है। वहीं चुनाव में मिली हार के बाद अधीर रंजन ने कहा था कि उन्होंने अपनी तरफ से जीतने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में अपनी हार के कारणों, पश्चिमी बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस की गतिशीलता और अपने भविष्य के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मैं सफल नहीं हो सका। मैं 5 बार सीट जीत चुका हूं। मैं सुन रहा हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट मिले हैं। पश्चिमी बंगाल में लोकसभा की 40 सीटें हैं। इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को केवल 1 सीट पर जीत मिली है। वहीं बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी 29 सीटों पर चुनाव जीतने में सफल रही। वहीं बीजेपी के खाते में 12 सीटें आई है। इस बार के चुनाव में टीएमसी को पिछले चुनाव की तुलना में 7 सीटों का फायदा हुआ, जबकि कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं बीजेपी को 6 सीटों पर नुकसान हुआ है। आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज चैनल इंडिया टीवी के चेयरमैन एवं एडिटर इन चीफ रजत शर्मा को मानहानि के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने राहत दी है। साथ ही कांग्रेस नेताओं को रजत शर्मा के खिलाफ किए गए ट्वीट्स डिलीट करने के लिए कहा गया है। आपकी अदालत इंटरव्यू शो के लिए लोकप्रिय रजत शर्मा पर कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था कि पार्टी की प्रवक्ता रागिनी नायक को उन्होंने बीच शो में धीमे से गाली दी। हालांकि वीडियो में गाली सुनाई नहीं दे रही है। कांग्रेस के इन नेताओं को खूब पता था कि रजत शर्मा ने गाली नहीं दी है, लेकिन फिर भी इन्होंने इस मुद्दे को उठाया, झूठ गढ़ा फैलाया और इससे अपना उल्लू सीधा किया। हाईकोर्ट ने अब स्पष्ट कहा है कि एडिटेड वीडियो प्रसारित किया गया, एफओई की आड़ में झूठ फैलाया गया और जानबूझकर किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए यह सब किया गया। रजत शर्मा प्रभावशाली है, दिल्ली उच्च न्यायालय चले गए। जो छोटे पत्रकार हैं वो अब क्यों रिस्क लेंगे? सत्ता पक्ष से उन्हें कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है, विपक्ष उन्हें छोड़ेगा नहीं। यही डर तो बिठाना मकसद है इस गिरोह का। कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के सेक्रेटरी इंचार्ज जयराम रमेश, मीडिया एवं पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा और पार्टी के विदेश मामलों की संयोजक रागिनी नायक को अब रजत शर्मा के खिलाफ किए गए ट्वीट्स हटाने होंगे। मानहानि के एक अहम मामले में इंडिया टीवी के चेयरमैन एवं एडिटर इन चीफ रजत शर्मा की बड़ी जीत हुई है।
कांग्रेस की नेता रागिनी नायक द्वारा अपशब्द बोलने का झूठा आरोप लगाए जाने के बाद रजत शर्मा ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। कांग्रेस नेताओं ने बकायदा यह झूठा आरोप लगाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त आदेश देते हुए कांग्रेस नेताओं के आरोप को झूठा बताया। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि 1 हफ्ते के अंदर सोशल मीडिया से कांग्रेस के ऐसे सभी झूठे वीडियो हटाए जाए। बता दें कि रागिनी नायक द्वारा अपशब्द बोलने का झूठा आरोप लगाए जाने के बाद रजत शर्मा ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर करके कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर किया था। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए शनिवार को आदेश दिया कि कांग्रेस को इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो भी हटाने होंगे। इसके साथ ही पवन खेड़ा और जयराम रमेश को अपने ट्वीट भी हटाने होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने मनगढ़ंत तरीके से सनसनी फैलाई है और उनके झूठे आरोप वाले सभी वीडियो 1 हफ्ते के अंदर हटा लिए जाए। कोर्ट के आदेश के बाद रजत शर्मा ने एक्स पर लिखा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बता दें कि रागिनी नायक ने लाइव शो के 6 दिन बाद ट्वीट करके रजत शर्मा पर गाली देने का झूठा आरोप लगाया था और कांग्रेस नेताओं ने बकायदा इस घिनौने आरोप को मुद्दा बना लिया था। हालांकि कोर्ट ने कांग्रेस को अब सख्त आदेश देते हुए कहा है कि सभी झूठे वीडियो को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मानहानि और आलोचना के बीच एक पतली सी रेखा है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति एवं बोलने की आज़ादी के तहत किसी की प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। आपका इस मामले को लेकर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। निचली अदालत की कार्रवाई सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और अन्य को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री का वो वीडियो हटाने के लिए कहा है जिसमें केजरीवाल कोर्ट में अपना पक्ष रखते दिख रहे हैं। दरअसल वीडियो तब का है जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और केजरीवाल ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से वीडियो हटाने का निर्देश दिया है। यह वीडियो कोर्ट के अंदर की एक सुनवाई का है। इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल कोर्ट के अंदर जज के सामने अपनी दलीलें रख रहे हैं। यह वीडियो उस समय का है जब 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 28 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा था। कोर्ट के अंदर का केजरीवाल का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया था। इस वीडियो को उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिपोस्ट किया था। इस वीडियो पर हाई कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की पत्नी के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनी एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को भी इस सामग्री को हटाए जाने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। सुनीता केजरीवाल ने अक्षय नाम के ट्विटर अकाउंट द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को रीपोस्ट किया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि कोर्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम 2021 के तहत अदालती कार्रवाई की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि को खराब करने का एक प्रयास है। वहीं दूसरी ओर राव रेवेन्यू कोर्ट में शनिवार को दिल्ली शराब घोटाले मामले में सुनवाई हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर राव रेवेन्यू कोर्ट अब 19 जून को सुनवाई करेगा। मुख्यमंत्री की इस अर्जी में केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता को अपने मेडिकल चेकअप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल होने की अनुमति देने की मांग की है। शनिवार को सुनवाई होने के दौरान जेल अथॉरिटी की तरफ से कहा गया है कि इस कोर्ट के आदेश की कॉपी रात में ही मिली है। इस मामले पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए हमें कुछ समय चाहिए होगा। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 19 जून के लिए तय कर दी है। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने 15 जून को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि केंद्र में गठबंधन सरकार गलती से बनी है और कभी भी गिर सकती है। अन्नामलाई ने कहा कि कांग्रेस प्रमुख मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे हैं।
वहीं उन्होंने दावा करते हुए यह भी कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार 3.0 कभी नहीं गिरेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं हासिल हुआ। हालांकि एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला और सरकार फिर से देश में बन गई, जहां बीजेपी ने 240 सीटें हासिल की, जबकि एनडीए गठबंधन को मिलाकर यह आंकड़ा 296 पर पहुंच गया। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे नेता है जो लगातार तीसरी बार पीएम बने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि एनडीए सरकार गलती से बनी है। पीएम मोदी के पास जनादेश नहीं है। यह सरकार कभी भी गिर सकती है। हम सब लोगों को देश को मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की आदत यह है कि जो चीजें ठीक से चलती है वह उसे चलने नहीं देते हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडी गठबंधन के सहयोगियों में से राष्ट्रीय जनता दल राजद से सबसे बड़ा समर्थन हासिल है, जिसने कहा है कि भारत के मतदाता केंद्र में मोदी सरकार नहीं चाहते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में इंडी गठबंधन को राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिला था। उसका भी कहना है कि देश के मतदाता केंद्र में मोदी सरकार नहीं चाहते हैं। जेडीयू ने भी खड़गे पर पलटवार किया है। वहीं आरजेडी नेता खड़गे के पक्ष में खड़े नजर आए। बिहार के पूर्व सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री और जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने खड़गे से पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की कांग्रेस नीति सरकारों के स्कोर कार्ड के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या खड़गे कांग्रेस की विरासत से अनभिज्ञ है। बिना किसी लाग लपेट के नीरज ने कहा, कांग्रेस अब 99 के चक्कर में फंस गई है। मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार के हालिया बयानों से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है, यह मुद्दा बीजेपी आरएसएस का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, गलत और भ्रामक प्रचार करके उन्होंने यहां की जनता को भ्रम में डाल दिया, इसलिए उन्हें गलती से कुछ बल मिल गया है। वे लोग 100 तो दूर 50 सीटों के नीचे ही रहते। शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा था कि गलती से इंडिया की सरकार बनी है, उनके पास जनादेश नहीं है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। लोकसभा चुनाव के बाद तीसरी बार देश में एनडीए की सरकार बन चुकी है, जिसका नेता पीएम मोदी को चुना गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल और विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। पीएम मोदी के साथ साथ सभी कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है। इसके साथ ही स्पीकर पद को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। 26 जून को होने वाले लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ अगर बीजेपी अपना प्रत्याशी खड़ा करने जा रही है, तो खबर है कि इंडी गठबंधन भी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है। असल में विपक्ष की तरफ से मांग की गई है कि डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें दे दिया जाए। अगर ऐसा किया गया तो वो अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, लेकिन अगर एनडीए ने उनकी बात नहीं मानी तो उस स्थिति में बीजेपी के उम्मीदवार को चुनौती देने का काम किया जाएगा। अब डिप्टी स्पीकर का पद इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि पिछले 5 सालों से यह पोस्ट खाली चल रही है। न विपक्ष के पास इतने नंबर थे और न ही सदन में उनकी स्थिति मजबूत थी। ऐसे में वो किसी भी तरह से मोदी सरकार को चुनौती नहीं दे पा रही थी। 10 सालों से स्पीकर का पद भी बीजेपी के पास ही चल रहा था, लेकिन वर्तमान लोकसभा में स्थिति बदल गई है। एक तरफ कहने को एनडीए सरकार सत्ता में वापस आ चुकी है, लेकिन इंडी गठबंधन की स्थिति थोड़ी मजबूत है। विपक्ष की तरफ से पूरी मजबूती के साथ मांगे रखी जा रही है। वैसे अभी तक कोई फैसला तो उनकी तरफ से नहीं लिया गया है। माना जा रहा है कि संसद सत्र शुरू होने से पहले ही इस मुद्दे पर कोई फैसला लिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस बार जेडीयू और टीडीपी भी स्पीकर पद पर अपनी नज़र जमाई हुई थी। पहले वो चाहती थी कि बीजेपी स्पीकर का पद उन्हें दे दे, लेकिन अब बदली हुई स्थिति में बीजेपी स्पीकर पद अपने पास ही रख सकती है। वहीं जेडीयू और टीडीपी को भी मना लिया गया है। इंडी गठबंधन जरूर पूरी कोशिश कर रहा था कि स्पीकर का पद जेडीयू या टीडीपी अपने पास रखे, लेकिन दोनों ही दलों ने एकता का संदेश देकर एनडीए के साथ मजबूती से खड़े रहने का ऐलान कर दिया है। वैसे अगर बीजेपी के अलावा एनडीए के सहयोगी स्पीकर पद को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, तो 2 नाम सबसे अधिक उभर कर सामने आ रहे हैं। बीजेपी के 7 बार के सांसद
राधा मोहन सिंह का नाम भी स्पीकर पद के लिए है, तो वहीं पिछले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का नाम भी सुर्खियों में है और वह भी दोबारा स्पीकर बन सकते हैं। वहीं विपक्ष की नजर लोकसभा अध्यक्ष पर टिकी है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता बार बार टीडीपी और जेडीयू को सलाह देते नजर आ रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि टीडीपी और जेडीयू अपने अपने सांसदों की हॉर्स ट्रेडिंग के लिए तैयार रहे। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी बनाती है अपना स्पीकर तो खतरनाक हो सकती है स्थिति। वहीं एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने स्पष्ट कर दिया है कि जेडीयू स्पीकर चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार का समर्थन करेगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि जेडीयू अपना कोई उम्मीदवार नहीं लाने जा रही है और 18वीं लोकसभा अध्यक्ष बीजेपी के पास ही रहने वाली है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी स्पीकर के लिए किसे आगे लेकर आती है।